शहर के एक पुराने लेकिन खुशहाल मोहल्ले में रामनाथ जी और सुमित्रा जी अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में रहते थे। रामनाथ जी रेलवे से रिटायर्ड थे और सुमित्रा जी एक साधारण गृहिणी। उनका बेटा आलोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। आलोक की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उसकी पत्नी शिखा देखने में जितनी आधुनिक और सुंदर थी, स्वभाव से उतनी तेज और चालाक थी। रामनाथ जी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और रिटायरमेंट का पैसा जोड़कर बेटे की पढ़ाई और शादी में लगा दिया था। अब उनके पास बस वह मकान था और हर महीने की पेंशन, जिससे उनका गुजारा आराम से चल रहा था। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। शिखा ने नई बहू होने का नाटक बखूबी निभाया, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग दिखने लगे। एक रविवार की सुबह नाश्ते की मेज पर शिखा ने बात छेड़ी। वह बड़े प्यार से सुमित्रा जी को पराठे परोसते हुए बोली, मम्मी जी, यह घर बहुत पुराना हो गया है ना। दीवारों पर पपड़ी झड़ रही है और मोहल्ला भी अब हमारे स्टैंडर्ड का नहीं रहा। मेरे ऑफिस के कलीग्स जब मुझे ड्रॉप करने आते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। सुमित्रा जी ने भोलेपन से कहा, अरे बेटा, यह तो हमारे पुरखों का घर है, यहाँ तुम्हारी यादें हैं, आलोक का बचपन है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। शिखा ने आलोक की तरफ इशारा किया। आलोक ने अखबार नीचे रखते हुए कहा, माँ, शिखा ठीक कह रही है। हम सोच रहे थे कि शहर के पास इलाके में एक बड़ा फ्लैट ले लें। वहाँ जिम, स्विमिंग पूल, क्लब सब होंगे। आप लोगों को भी बुढ़ापे में आराम मिलेगा। रामनाथ जी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, लेकिन बेटा, इतने महंगे फ्लैट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मेरी जमा पूंजी तो खत्म हो चुकी है। शिखा ने तुरंत बात काटी, पापा जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। आलोक ने लोन की बात कर ली है, बस डाउन पेमेंट के लिए थोड़ी रकम कम पड़ रही है। अगर हम यह पुराना मकान बेच दें तो वह कमी पूरी हो जाएगी और लोन का बोझ भी कम हो जाएगा। हम सब साथ रहेंगे उस नए आलीशान घर में। रामनाथ जी का दिल धक से रह गया। यह घर उनके पिता की निशानी था। उन्होंने मना करना चाहा, लेकिन बेटे के सुनहरे भविष्य और बहू की चिकनी चुपड़ी बातों के आगे वे पिघल गए। सुमित्रा जी को डर था, लेकिन बेटे के प्यार में वो भी चुप रही। मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिखा का व्यवहार अचानक बहुत बदल गया। वह अब सास ससुर का बहुत ख्याल रखने लगी। सुमित्रा जी के पैरों में तेल लगाना, रामनाथ जी को समय पर दवा देना, सब कुछ इतना फिल्मी लग रहा था कि पड़ोसियों को भी रश्क होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, लालच ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। मकान का सौदा तय हो गया। बयाना के रूप में 20 लाख रुपए रामनाथ जी के खाते में आए। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात उसने खीर बनाई और बड़े प्यार से सबको खिलाई। अगले दिन सुबह शिखा अपने कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। रामनाथ जी बाहर लॉन में पौधे को पानी दे रहे थे। तभी उसकी नज़र शिखा के कमरे की खिड़की पर पड़ी। वह जोर जोर से हंस रही थी। रामनाथ जी ने अनजाने में जो सुना, उसने उनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। शिखा फ़ोन पर अपनी माँ से कह रही थी, हाँ माँ, काम हो गया। बुढ़े ने मकान बेचने के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। जैसे ही बाकी पैसा आएगा और नया फ्लैट मेरे नाम होगा, वैसे ही इन दोनों का पत्ता साफ। उधर से शायद पूछा गया कि उन्हें कहाँ भेजोगी। शिखा ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अरे, मैंने शहर के बाहर उस आसरा वृद्धाश्रम में बात कर ली है, फार्म भी ले आई हूँ। आलोक को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लिया है कि नए घर में प्राइवेसी चाहिए। मम्मी पापा को वहाँ मेडिकल सुविधा ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। एक बार पैसा हाथ आ जाए फिर कौन पालेगा इन 2 पुराने फर्नीचर को। रामनाथ जी के हाथ से पानी का पाइप छूट गया। इस बेटे बहू के लिए उन्होंने
अपनी पुश्तैनी छत बेचने का फैसला किया। वे उन्हें घर से ही बेदखल करने की योजना बना रहे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे लड़खड़ाते हुए अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। सुमित्रा जी ने उन्हें देखा तो घबरा गई। क्या हुआ जी, तबीयत खराब है क्या? रामनाथ जी ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। आलोक अभी ऑफिस नहीं गया था। वह तैयार होकर बाहर आया। पापा, आज तो वकील आने वाला है। मकान की फाइनल रजिस्ट्री के लिए आप तैयार रहिएगा। आलोक ने टाई ठीक करते हुए कहा। तभी शिखा भी कमरे से बाहर आई, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। पापा जी, चाय लेंगे या कॉफ़ी? रामनाथ जी ने गहरी सांस ली और कड़क आवाज़ में बोले। आलोक, शिखा, यहाँ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि दोनों सहम गए और सोफे पर बैठ गए। रामनाथ जी ने सुमित्रा का हाथ अपने हाथ में लिया और आलोक की आंखों में देखते हुए बोले। बेटा, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। यह मकान नहीं बिकेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिखा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? लेकिन पापा, डील पक्की हो गई है। हमने टोकन मनी ले ली है। आप ऐन वक्त पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह चीख पड़ी। आलोक भी झुंझलाया। पापा, आप सठिया गए हैं क्या? मेरा सपना है वो फ्लैट। मेरी इज्जत का सवाल है। रामनाथ जी ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और शांत स्वर में बोले। इज्जत तो तुमने उसी दिन खो दी थी आलोक, जब तुमने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए हमें वृद्धाश्रम भेजने की योजना पर मुहर लगाई थी। यह सुनते ही शिखा का चेहरा पीला पड़ गया। आलोक हकलाने लगा। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? रामनाथ जी उठे और पास ही पड़े शिखा के बैग की तरफ बढ़े। शिखा ने रोकने की कोशिश की। पापा, वह मेरा पर्सनल बैग है। लेकिन रामनाथ जी ने बैग उलट दिया। उसमें से कुछ मेकअप के सामान के साथ एक लिफाफा गिरा। रामनाथ जी ने लिफाफा उठाया और उसमें से आसरा वृद्धाश्रम का फॉर्म निकालकर आलोक के सामने फेंक दिया। यह है तुम्हारी इज्जत? यह है तुम्हारा मॉडर्न फ्लैट? रामनाथ जी की आवाज़ गूंज उठी। हम अपना घर बेच कर तुम्हें पैसा दे ताकि तुम हमें ही बेघर कर सको। सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से वह फॉर्म उठाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने बेटे की तरफ देखा। आलोक, मैंने तुझे इसीलिए पाला था। 9 महीने कोख में रखा, अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया ताकि तू मुझे बुढ़ापे में अनाथ कर दे। आलोक का सिर शर्म से झुक गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन शिखा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने पैतरा बदला और रोने का नाटक करने लगी। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। यह तो बस बैकअप प्लान था। हम तो आपकी भलाई के लिए बस। रामनाथ जी ने उसे डांटा। और एक शब्द नहीं, मुझे अब किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। रामनाथ जी ने वकील को फ़ोन लगाया और स्पीकर पर डाल दिया। वकील साहब, घर बेचने का सौदा रद्द कर दीजिए। जो बयाना आया है वह मैं अपनी सेविंग्स से लौटा दूंगा। और हाँ, मेरी वसीयत में जो बदलाव करने थे उसके लिए शाम को आ जाइए। शिखा घबरा गई। वसीयत? कैसी वसीयत? रामनाथ जी ने उसे घूरते हुए कहा। अब तक वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद यह घर आलोक का होगा, लेकिन अब मैं यह घर सुमित्रा के नाम कर रहा हूँ और मेरे बाद यह घर किसी ट्रस्ट को जाएगा। लेकिन तुम दोनों को इसमें से एक ईंट भी नहीं मिलेगी। रामनाथ जी ने उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम लोगों को प्राइवेसी चाहिए थी ना? नया फ्लैट चाहिए था? जाओ ले लो अपना फ्लैट अपने दम पर। आज से तुम्हारा और हमारा चूल्हा अलग। तुम ऊपर वाले कमरे में रहो या किराए के मकान में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन मेरे जीते जी अब तुम इस घर के मालिक नहीं बन पाओगे। आलोक पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। पापा, मुझे से गलती हो गई, मैं बह गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। रामनाथ जी अपना पैर पीछे खींचा। उनकी आंखों में अब भी नमी थी, पर फैसला अटल था। उन्होंने कहा, बेटा, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन नियत नहीं। जो औलाद जीते जी माँ बाप का सौदा कर दे, उस पर भरोसा करना अब मेरे बस की बात नहीं। अब उठो और जाओ यहाँ से। शिखा और आलोक के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। वे अपने कमरे की तरफ चले गए। सुमित्रा जी अब भी रो रही थी। रामनाथ जी ने उनके आंसू पोंछे और बोले, सुमित्रा, रो मत। हमने औलाद पैदा की थी, बुढ़ापे की लाठी नहीं। अगर लाठी ही हमें मारने लगे तो उसे फेंक देना ही बेहतर है। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। उस दिन उस घर में बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन एक दीवार जरूर खड़ी हो गई। विश्वास और रिश्तों के बीच की दीवार। घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। उसी छत के नीचे अब दो दुनियाएं बस गई थी। एक तरफ रामनाथ जी और सुमित्रा जी थे, जो अपने पुराने रूटीन में लौट आए थे, और दूसरी तरफ आलोक और शिखा, जिनके कमरे में अब कलह ने डेरा डाल लिया था। रसोई का बंटवारा हो चुका था। सुमित्रा जी अपने और रामनाथ जी के लिए सादा खाना बनाती, जबकि शिखा ने रसोई में पैर रखने से ही मना कर दिया था। वह रोज ऑनलाइन खाना मंगवाती या आलोक को ऑफिस से आते वक्त कुछ लाने को कहती। आलोक की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। ऑफिस का तनाव अलग और घर आते ही शिखा के ताने अलग। तुम्हारे माँ बाप ने मेरी नाक कटवा दी, शिखा चिल्लाती। अब मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊं? नया फ्लैट तो दूर, अब तो मुझे इस पुराने खंडहर में नौकरों की तरह रहना पड़ रहा है। आलोक थका हारा कहता, शिखा, गलती हमारी ही है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इस पर शिखा और भड़क जाती। ओह, तो अब तुम भी साधु बन गए? याद रखना आलोक, अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हुई तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। एक हफ्ता इसी तरह तनाव में बीता। रामनाथ जी ने एक सख्त नियम बना लिया था। बिजली का बिल, पानी का बिल और राशन सब आधा आधा बटेगा। आलोक, जिसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा शिखा के महंगे शौक और क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरने में जाता था, अब आर्थिक तंगी महसूस करने लगा। एक शाम सुमित्रा जी आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी। शिखा उनके पास आई और बहुत ही दबी हुई आवाज़ में बोली, मम्मी जी, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं तो बस नादानी में। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। आप तो माँ है ना, पापा जी को समझाइए ना, हम सब फिर से एक साथ हो जाते हैं। सुमित्रा जी का दिल पसीजने लगा। आखिर बहू थी और बेटा भी परेशान था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से रामनाथ जी की कड़क आवाज़ आई, सुमित्रा, दिया जला दिया तो अंदर चलो, हवा में जहर है, तबीयत खराब हो जाएगी। शिखा का चेहरा तमतमा गया। रामनाथ जी ने बिना उसकी तरफ देखे सुमित्रा जी से कहा, सांप अगर केंचुल बदल ले तो वो रस्सी नहीं बन जाता, उसका स्वभाव डसना ही रहता है। इनके आंसू प्रायश्चित के नहीं, पैतरे के हैं। शिखा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात आलोक को तेज बुखार चढ़ गया। शायद बाहर का खाना और अत्यधिक तनाव उसे ले डूबा था। वह पूरी रात तड़पता रहा। शिखा बगल में सोई थी, लेकिन उसने आलोक की कराह सुनकर भी अनसुना कर दिया। सुबह जब आलोक ने पानी मांगा तो शिखा ने झुंझलाते हुए कहा, आलोक, प्लीज़ नाटक मत करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, खुद उठकर ले लो। आलोक की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसका शरीर तप रहा था। वह लड़खड़ाते हुए रसोई की तरफ गया,
लेकिन चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी दौड़ी चली आईं। आलोक बेटा। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनका बेटा बुखार में जल रहा था। रामनाथ जी भी आ गए। उन्होंने तुरंत आलोक को उठाया और अपने कमरे में लिटाया। डॉक्टर को बुलाया गया। सुमित्रा जी ने उसके माथे पर पट्टियाँ रखी। रामनाथ जी दवा लेकर आए। उधर शिखा तैयार होकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अंदर आने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने दूर से ही कहा, मम्मी जी अब आप लोग देख ही रहे हैं तो मैं ऑफिस निकलती हूँ, वैसे भी यहाँ मेरा दम घुटता है। और वह चली गई। आलोक अर्ध बेहोशी में सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जिस पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने की साजिश रची, वह आज उसकी बीमारी में एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं थी। और जिन माँ बाप को उसने धोखा दिया वे आज भी उसकी सेवा कर रहे थे। 3 दिन तक आलोक बिस्तर पर रहा। शिखा ऑफिस से आती अपने कमरे में जाकर सो जाती। उसने एक बार भी आलोक का हाल नहीं पूछा। उसे लगा कि अब आलोक बेकार है, न पैसा है न पावर। चौथे दिन आलोक की तबीयत में सुधार आया। वह उठकर बैठा। रामनाथ जी उसके पास कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आलोक ने धीमी आवाज़ में कहा, पापा। रामनाथ जी ने अखबार नीचे किया। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे समझ आ गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। आलोक फूट फूट कर रोने लगा। रामनाथ जी ने उसे चुप नहीं कराया। वे जानते थे कि यह आंसू जरूरी हैं, यह मेल धुलने के लिए ज़रूरी है। तभी शिखा कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि आलोक ठीक हो गया है तो उसने अपना आखिरी दांव चला। आलोक बहुत हो गया, यह ड्रामा। शिखा ने हाथ में एक बैग पकड़े हुए कहा, मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। मैं इस गरीबी और इन पाबंदियों में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस घर का हिस्सा मांगो, उसे बेचो और पैसे लेकर मेरे पास आओ, वरना मेरे पास तलाक के पेपर्स तैयार हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी घबरा गई। उन्हें लगा आलोक फिर से पत्नी के पीछे जाएगा, लेकिन आलोक ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। उसने शिखा की आंखों में देखा और पहली बार एक मर्द की तरह बोला, शिखा दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। शिखा हक्की बक्की रह गई। क्या? आलोक ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें प्यार सिर्फ मेरी सुविधाओं और मेरे पिता की जायदाद से था। जब मैं बीमार था तो मुझे पानी मेरी माँ ने दिया, तुमने नहीं। रही बात घर बेचने की तो भूल जाओ, यह घर मेरे पिता का है और उन्हीं का रहेगा। मुझे अब न नया फ्लैट चाहिए न तुम्हारी झूठी शान, मुझे मेरे माता पिता का साथ चाहिए। शिखा गुस्से से लाल हो गई। ठीक है, फिर सड़ते रहो यहाँ इस बुढ़ापे के आश्रम में, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वह पैर पटकते हुए घर से निकल गई। आलोक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही वह गई, घर का भारीपन भी उसके साथ चला गया। रामनाथ जी ने उठकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जीवन में ठोकर लगना जरूरी है, वरना इंसान को सही रास्ते की पहचान नहीं होती। लेकिन याद रखना, यह घर और हम हमेशा तुम्हारे हैं, बस शर्तें तुम बेटा बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश न करो। आलोक ने पिता के पैर छुए। पापा, अब मैं बेटा बनकर ही रहूँगा, श्रवण कुमार ना सही, लेकिन आपका आलोक बनकर रहूँगा। उस शाम घर की रसोई में फिर से एक साथ खाना बना। सुमित्रा जी ने सबकी पसंद की कढ़ी बनाई। मेज पर हंसी तो पूरी तरह नहीं लौटी थी, लेकिन सुकून जरूर लौट आया था। आलोक ने अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, अपना रिश्ता टूटने की कीमत, लेकिन बदले में उसे वह खजाना वापस मिल गया था जो अनमोल था।
परिवार का प्यार। शिखा के घर से जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले ताने फरमाइशें और कलह थी, वहाँ अब एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उस शांति में एक गहरा सुकून भी छिपा था। आलोक अब पूरी तरह स्वस्थ था, पर उसके भीतर का इंसान पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो आलोक अपनी पत्नी की उंगली के इशारों पर चलता था, अब वह पिता के आदेश पर नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर चलता था। वह सुबह जल्दी उठकर माँ के साथ चाय बनाता, बाजार से सब्जियाँ लाता और पिता के साथ बैठकर अखबार पढ़ता। उसने अब अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर के खर्चों में देना शुरू कर दिया था और अपने माता पिता के आराम का ध्यान रखने लगा था। सुमित्रा जी को अपने बेटे में यह बदलाव देखकर खुशी हो रही थी, लेकिन एक टीस भी थी। अरे बेटा, तुम भी तो कमाते हो, अपनी सैलरी बचा कर रखो, कब तक अकेले रहोगे? कल को फिर शादी करनी होगी। सुमित्रा जी एक दिन उदास मन से बोली। आलोक ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोग हैं और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अब किसी भी रिश्ते की जल्दबाजी नहीं है, खासकर उस रिश्ते की जिसकी बुनियाद लालच पर टिकी हो। एक हफ्ते बाद शिखा का अंतिम वार आया। आलोक के ऑफिस के पते पर तलाक के कागजात पहुँचे। उसमें मुआवजे की बड़ी रकम की मांग की गई थी। रामनाथ जी ने कागजात देखे तो उनका माथा ठनका। यह लड़की अंतिम दम तक अपनी नीयत नहीं बदलेगी। आलोक ने बिना किसी सिकन के कागजात हाथ में लिए। पापा, अब कोई ड्रामा नहीं होगा। वह चाहती है कि मैं उससे छुटकारा पाऊं और मैं भी इस रिश्ते से आज़ादी चाहता हूं। मैं बिना किसी शर्त के साइन कर दूंगा। रही बात मुआवजे की, तो जो मामूली रकम वह लेगी मैं उसे अपनी स्वतंत्रता की कीमत मानकर चुका दूंगा। आलोक ने शांति से शिखा की सारी शर्तें मानी और यह रिश्ता कानूनी तौर पर खत्म हो गया। जिस दिन यह सब हुआ उस दिन आलोक को किसी तरह का दुख नहीं बल्कि एक अजीब से मुक्ति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। समय बीतता गया। 2 महीने में घर की पुरानी खुशियाँ वापस लौट आईं। अब घर में मैं और मेरा नहीं बल्कि हम और हमारा चलता था। एक दिन आलोक को कंपनी की तरफ से एक बड़ा प्रमोशन मिला, साथ ही एक मोटी बोनस राशि भी। आलोक शाम को घर आया तो रामनाथ जी को खुशी खुशी खबर सुनाई। पापा, मुझे प्रमोशन मिला है और यह रहा बोनस का चेक। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बेटा, अब तुम अपनी पसंदीदा कार ले सकते हो या फिर कोई निवेश करो। आलोक ने चेक को मोड़कर अपनी जेब में डाल लिया। पापा, मैंने एक फैसला लिया है। मैंने देखा है कि इस घर का रंग रोगन कितना खराब हो गया है और माँ को घुटनों की तकलीफ है, सीढ़ियों से चढ़ना मुश्किल होता है। मैंने सोचा है इस बोनस से हम घर का पूरा नवीनीकरण कराएंगे। ऊपर माँ के लिए एक छोटा कमरा बनवाएंगे और बाकी का हिस्सा घर के खर्चे के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। रामनाथ जी स्तब्ध रह गए। जहाँ एक वक्त यही बेटा घर बेचकर अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था, वही आज यह लाखों का बोनस अपने माता पिता और पुराने घर पर खर्च करना चाहता है। रामनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। यह पैसा नहीं बल्कि उनके बेटे का बदला हुआ मन था, जो उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। रामनाथ जी ने आलोक को गले लगा लिया। यही है असली धन बेटा, जो धन रिश्तों को जोड़ता है वही सबसे बड़ा धन है। अगले दिन रामनाथ जी ने वकील को बुलाया। सुमित्रा जी और आलोक दोनों कमरे में बैठे थे। वकील ने कागजात निकाले। रामनाथ जी ने आलोक की तरफ देखा और कहा, बेटा, जब तक तुम पैसों के लालच में थे तब तक इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं था। मैंने वसीयत बदल दी थी, लेकिन अब तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हें
दौलत से ज़्यादा संस्कारों और रिश्तों की परवाह है। उन्होंने वकील से कहा, वकील साहब, आप वसीयत फिर से मेरे बेटे आलोक के नाम कर दीजिए। मुझे अब किसी कानूनी कागजात की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा विश्वास मेरा बेटा है। रामनाथ जी ने आलोक के हाथ पर हाथ रखा। बेटा, इस घर का मालिक हमेशा से ही तुम थे। मैं तो बस चौकीदार था। मैंने तुम्हें घर नहीं बल्कि घर चलाने के संस्कार सौंपे हैं। अब मैं निश्चिंत हूँ। आलोक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत जीत ली हो। रामनाथ जी और सुमित्रा जी ने जो बीज बोया था, एक कठोर निर्णय का बीज, उसने आज परिवार के टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया। शिखा का लालच इस परिवार के लिए एक परीक्षा बन गया था, जिसमें अंततः प्यार, विश्वास और त्याग की जीत हुई। घर फिर से खुशियों से भरा हुआ था, जहां अब संपत्ति की बात नहीं होती थी, सिर्फ परिवार की बात होती थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।